सो हेलो पीपल, दिस इज चैनल CATV एंड अब जो है हम करेंगे MCQs। आपको तो पता ही है कि MCQ के रिस्पेक्ट में इंस्टीट्यूट ने ऑडिट एंड लॉ में बुकलेट इशू करी है, जहाँ पर ऑडिट में 100 जो है हमारे पास MCQs है एंड 30 केस स्टडीज़ है। वैसे ही लॉ में भी है। एक बार हम देख लेते हैं कि लॉ में कितने MCQs है। तो लॉ में भी यही हाल है कि जो 100 है MCQs एंड 30 केस स्टडीज़ है। कट टू कट चलते हुए हम इधर जो है 100 MCQs जो है इधर करेंगे। पॉइंट ये है कि अब हम जो भी MCQs करेंगे, हम जो अपफ्रंट में चीज़ें समझ में आ रही है उसको तो हम देख लेंगे, पर इन केस अगर हमको कुछ MCQ पढ़ के चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड में एक स्क्रीन में मैंने आपको बता के रखा है कि उधर हम नोट्स ओपन करेंगे एंड उस नोट्स के थ्रू हम आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एंड इस तरीके से जो है हम MCQ सॉल्व करेंगे रादर देन याद रखने के। ठीक है, तो कुछ चीज़ ऐसी है जो डायरेक्ट है, अपफ्रंट है, दिख ही रही है, वो शायद मे भी आपको नहीं पता हो पर वो मुझे पता है, या इस टाइप की ऐसी कोई चीज़ें हैं जो ऐसा डायरेक्ट दिख रहा है कि ये करेक्ट आंसर है, तो उस पर हम नहीं ज़्यादा फोकस करते हुए हम फिर आगे बढ़ जाएंगे एंड देन फिर हम उसका आंसर्स को टैली कर लेंगे। राइट, तो एक बार मैं शीट से गो थ्रू करा दूँ तो फाइनल कोर्स की कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉ की बुकलेट ऑन MCQ एंड केस सिनेरियोज है एंड एडिशन जनवरी 2021 है। अब हम जो है MCQ स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है कि इन कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर शैल बी ऑन बोर्ड ऑफ सच क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो एक वन वुमेन डायरेक्टर जो है बोर्ड में होनी चाहिए ऑफ सच क्लास एंड क्लास ऑफ कंपनी जो प्रिस्क्राइब करके रखा है। और जो मिस रिया है वो कीन टू होल्ड ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर इन अ कंपनी, उसे वुमेन डायरेक्टर का ऑफिस होल्ड करना है। उसने सम कंपनी सिलेक्ट करी है इन विच देयर इज अ वैकेंसी, वहाँ पे वैकेंसी है। तो एडवाइस करो मिस रिया को इन सिलेक्टिंग दी कंपनीज विच आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड। तो कंपनी मदद करो कि कौन सी कंपनी में मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड। तो देखो लिस्टेड कंपनी पे तो मैंडेटरीली है और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 100 और 300 करोड़ का टर्नओवर है। तो देख लेते हैं। PQR लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, पेड अप कैपिटल 150 करोड़ है, तो ठीक है 100 करोड़ का क्राइटेरिया पूरा करती है। ABC लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, तो ठीक है ये तो इधर भी कवर हो गया है। और XYZ इज अनलिस्टेड कंपनी और टर्नओवर 350 करोड़ है, मतलब ये तीनों चीज़ें कवर हो रही है। इसका आंसर होना चाहिए D। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। KDS एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है प्राइवेट लिमिटेड है, अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हैज़ नॉट मेंशन द नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर का नाम भी मेंशन नहीं करके रखा है कंपनी में, कंपनी के AOA में मेंशन करके नहीं रखा है। तो फिर कौन होगा फर्स्ट डायरेक्टर? तो सारे इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स। तो अगर हम बात करें तो कौन होंगे फर्स्ट डायरेक्टर? मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल बी डीम टू बी फर्स्ट डायरेक्टर। नहीं यार, इधर अगर अपन बात करें तो सब्सक्राइबर जो इंडिविजुअल है वो रहते हैं, तो मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल बी डीम टू बी नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल बी डीम टू बी, देखो आगे ना सब्सक्राइबर तो यही होते हैं। ठीक है, आगे के पढ़ने की जरूरत नहीं, हम लोगों को पता ही है। अगला, द टर्नओवर ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, टर्नओवर 400 करोड़ है तो वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा, पर इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ द वुमेन डायरेक्टर अराइज ऑन 15 जून। तो ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 महीने विच एवर अर्लियर पे आप उसको कर दो। पर जून के बाद मीटिंग हुई 14 अक्टूबर को, तो 15 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर, मतलब वही 14 सितंबर, तो 14 सितंबर तक अपॉइंट हो जाना चाहिए। सी, मैंने बोला नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ विच एवर लेटर, तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग ये इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तो 14 अक्टूबर को है ना, मतलब अगर सेकंड थर्ड होते समझ में आता, ये इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है, इससे 14 अक्टूबर आएगा। अमर टेक्सटाइल जो है एक लिस्टेड कंपनी है, इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स इन पुणे। पुणे में फर्नीचर फिटिंग्स में है। कंपनी इज हैविंग 50 या स्मॉल शेयर होल्डर, ठीक है 50 या स्मॉल शेयर होल्डर है। स्मॉल शेयर होल्डर वांटेड टू इलेक्ट अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अमंग देमसेल्व्स सो दैट इशू आर रिजॉल्व ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग। तो इनको ही स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है इशू रिजॉल्व करने के लिए। तो जो 500 लोग हैं, मतलब आप मान लो कि 1% लोग ने जो है 500 स्मॉल शेयर होल्डर ने नोटिस सर्व करा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि क्या ये नोटिस वैलिडिटी है कि नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में नोट्स में ओपन करके रखा है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की बात करें तो जो नोटिस देने वाली चीज़ें हैं, तो ये पेज जो है वो एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पर नोटिस ऊपर से आता है। नोटिस में क्या बोल के रखा है कि या तो स्मॉल शेयर होल्डर नोटिस दे देंगे, ठीक है, या तो खुद से ही, ठीक है, अप्लाई करो।
जो भी हो, पर एटलीस्ट 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर, हायर नहीं है। तो इधर देखो 1/10 कितना होता है, 5000 होता है, पर इधर तो सिर्फ 500 ही है ना, तो नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले नहीं कर पाएंगे वाली चीज़ों पे जाए, स्मॉल शेयर होल्डर कैन नॉट बी अपॉइंटेड, ठीक है। तो नॉट, अब देखो स्मॉल शेयर होल्डर कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन द कंपनी एज द कंपनी डज नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ठीक है। ये कुछ हद तक सही लग रहा है। नोटिस ऑफ 500 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इज वैलिड, वैलिड तो नहीं है, ये भी इनवैलिड है। तो इधर भी बोल रहा है नोटिस इनवैलिड है, इधर भी बोल रहा है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाएगा। एज द कंपनी डज नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, कंपनी ने अपनी कंडीशन पूरी नहीं करी है। क्यों कंपनी ने कंडीशन पूरी क्यों नहीं करी है? लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी पे ही एप्लीकेबल होता है। अगर हम देखें तो जो स्मॉल शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है, तो कंपनी की तो कंडीशन पूरी है, तो ये जो है ये तो गलत हो गया। ये नोटिस में भी बोल रहे हैं कि ये वैलिड नहीं है, इधर नोटिस में भी बोल रहे हैं वैलिड नहीं है, तो दोनों एक बार पढ़ते हैं। कंपनी में भी अपॉइंटेड ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑन द रिक्विजिशन ऑफ 1000, ठीक है, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर, और ये रिक्विजिशन 5000 है। 5000 का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो लेने के बाद ये आती है कि 1000 वाला ये आंसर आएगा, और ये हमारा आंसर है, राइट। अगला क्वेश्चन, क्यू डायरेक्टर ऑफ PQR लिमिटेड प्रोसीड फॉर अ फॉरेन टूर ऑफ 6 मंथ, ओके ये रेड था तो इसको 1 सेकेंड। क्यू जो है PQR लिमिटेड का डायरेक्टर है, वो फॉरेन टूर पे गया 6 मंथ्स के लिए, तो उसने अपॉइंट करा वाया को एज अल्टरनेट डायरेक्टर टू एक्ट फॉर हिम ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर, तो जो आर्टिकल ऑफ द कंपनी है प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर, तो आर्टिकल ऑफ कंपनी ने, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर की बात है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई थी। अब द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है, एंड क्यू क्लेम डेट ही हैज़ राइट टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर। मिस्टर क्यू क्या क्लेम करे कि उसके पास राइट है, तो मेरे को बताओ क्या उसके पास राइट है? क्या आर्टिकल ऑथोराइज करता है बोर्ड को कि आप अपॉइंट कर सकते हो। अब ऑथोराइजेशन बोर्ड को है, एक सिंगल पर्सन को नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम देखें तो इधर तो बोला है क्लेम वैलिड है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। ये क्लेम वैलिड तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्लेम इज़ नॉट वैलिड। इधर बात करें तो क्लेम इज़ नॉट वैलिड, ये सही बोल लग रहा है मेरे को। अब मैं ऐसा करता हूँ, या तो उसको ब्लैक ही लेकर चलता हूँ कि क्लेम ऑफ क्यू इज़ नॉट वैलिड, ठीक है, क्योंकि वेस्टेड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, यही सही लग रहा है। एंड वाई कैन नॉट अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर एज क्यू प्रोसीड्स ऑन अ फॉरेन टूर फॉर 6 मंथ ओनली। तो ये अजीब है सी वाला पॉइंट, क्योंकि अल्टरनेट डायरेक्टर तो हम अपॉइंट कर देते हैं अगर वो 3 मंथ या उससे ज़्यादा के लिए बाहर जाता है, तो बी वाला आंसर सही है। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ की तरफ। जो नागार्जुन हैज़ डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम दी MGT प्राइवेट लिमिटेड ड्यू टू प्री ऑक्यूपेशन। अब डिसाइड किया है कि रिज़ाइन कर देते हैं ड्यू टू प्री ऑक्यूपेशन। अब प्री ऑक्यूपेशन की बात आ रही है, मतलब समझो इधर कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस की बातें हो सकती है, क्योंकि प्री ऑक्यूपेशन वाला जो पर्टिकुलर वर्ड है वो हमने उधर ही पढ़ा था, जहाँ पे ये एक्सेप्शंस में कवर है कि आपको कंपेंसेशन तब नहीं मिलता है। तो नागार्जुन डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम दी MGT प्राइवेट लिमिटेड ड्यू टू प्री ऑक्यूपेशन, ही सेंड हिज रेजिग्नेशन। तो 12 जून को रेजिग्नेशन दिया, ठीक है, टू द कंपनी, और बोला कि मैं 15 जून से रिज़ाइन कर रहा हूँ। अब ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो कंपनी ने एक मेल ड्रॉप करा 17 जून को, मतलब 15 जून के भी बाद, टू कन्फर्म वेदर कंपनी हैज़ रिसीव्ड हिज लेटर। तो मेल किसने ड्रॉप करा? कंपनी ने नहीं किया, उसने ही ड्रॉप करा कि मैंने आपको लेटर भेजा और 15 जून को मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। 17 तारीख को उसने लेटर भेजा कि क्या आपको मिल जाएगा, कहा वो जो है मेरा कन्फर्मेशन या कम्युनिकेशन मेरा। तो वेदर कंपनी हैज़ रिसीव्ड हिज लेटर, देन फाइनली कंपनी रिसीव्ड हिज लेटर ऑन 25 जून को मिला। तो रेजिग्नेशन कब से इफेक्टिव है? तो हमने बोला था कि कंपनी को रिसीव होता है या इफेक्टिव ड्यू डेट, जो डेट है आपके रेजिग्नेशन की, विच एवर इज़ लेटर। तो ये जो प्री ऑक्यूपेशन है, वो प्री ऑक्यूपेशन को हम 202 से लिंक करा था, पर ये क्वेश्चन में इन्होंने रेजिग्नेशन की तरफ क्वेश्चन को मोड़ लिया। और 168 में जैसे कि हमको पता है कि रेजिग्नेशन की इफेक्टिव डेट जो इधर लिखी हुई है वो भी यही है कि डेट गिवन इन द नोटिस, या रेजिग्नेशन जब आपको रिसीव हुआ विच एवर इज, ठीक है, लेटर। तो इधर भी 25 जून 2017 आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि HCQ फार्मा अ कंपनी लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 20 जनवरी को, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी वांट टू अपॉइंट संजय, उनको संजय का अपॉइंट करना है जो मैनेजिंग पार्टनर है ऑफ संजय एंड एसोसिएट LLP। तो संजय एंड एसोसिएट से संजय को जो है मैनेजिंग पार्टनर अपॉइंट करना है, ठीक है। तो ये जो संजय एंड एसोसिएट है ये तो फर्म ऑफ लॉयर्स है, ठीक है। अब
एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एट डी AGM टू बी हेल्ड। अच्छा, हु इज अ मैनेजिंग पार्टनर? ओके, जो संजय है, जो मैनेजिंग पार्टनर है संजय एंड एसोसिएट का, उसको अपॉइंट करना है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट द AGM जो 25 अप्रैल को हेल्ड होगी। ठीक है, आप समझो, ये कंपनी लिस्टेड थी। ठीक है, डायरेक्टर को चाहते हैं कि संजय अपॉइंट हो, जो वो मैनेजिंग पार्टनर है संजय एंड एसोसिएट का। ठीक है, जो एक लॉयर की ही फर्म है, एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो AGM जो हेल्ड होगी 25 अप्रैल 2020 को। एंड ठीक है, मिस्टर संजय इज एक्टिंग एज ए लीगल एडवाइजर टू द जेनेसिस लेबोरेटरी एसोसिएट कंपनी ऑफ HCQ। तो HCQ की ही एसोसिएट में, ठीक है, संजय जो है एज ए लीगल एडवाइज़र एक्ट करता है टू जेनेसिस लेबोरेटरी। ठीक है, जो एसोसिएट कंपनी है HCQ की, और फीस चार्ज करता है। तो फीस ऐसे चार्ज करिए कि 17-18 में जो है 200 लाख है, और 18-19 में 1000 लाख है, और 19-20 में कुछ भी नहीं है। तो वापस मैं आपको फ्लो बताता हूँ। लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, उनको जो है डायरेक्टर जो है चाहते हैं कि संजय जो है, जो मैनेजिंग पार्टनर है संजय एंड एसोसिएट का, जो एक लॉयर की ही फर्म है, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं, पर एक इसमें ट्विस्ट है कि जो संजय है एसोसिएट को एडवाइसेस देता है। तो इधर अगर हम बात करें तो हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में ही पढ़ा है, क्योंकि ये अट्रैक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगी रहेगी उसका ही है, कि पर्सन या रिलेटिव जो एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर है। अब सिंस ये मैनेजिंग पार्टनर है ऑफ अ लीगल फर्म, ठीक है, लीगल फर्म का ही जो है पार्टनर है, उसका कैश के साथ कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी होल्डिंग के साथ एटलीस्ट 10% या उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इन प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर्स, तो ऐसे केस में फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से डिस्क्वालीफाइड है। अब इधर अगर हम देख लेते हैं कि अगर ये 400 लाख है तो 400 लाख का जो 10% है वो होता है हमारा, ये 4000 लाख है तो 4000 लाख का 10% ऑब्वियस ही बात है 400 होता है, 10% से तो कम ही है। ये 5000 लाख है, 5000 लाख का जो है 10% 500 लाख होता है, पर ये 1000 लाख है, मतलब कि 10% से ज़्यादा हो गया। तो प्रीसीडिंग 3 ईयर में 1 साल तो ऐसा है जब 10% से ज़्यादा हुआ। 10% से ज़्यादा मतलब 10% या उससे ज़्यादा, तो कायदे से तो अपॉइंट नहीं होना चाहिए, और अब नहीं अपॉइंट वाले पॉइंट से फोकस करते हैं। तो कैन अपॉइंट तो नहीं रहा, कैन नॉट अपॉइंट, तो ये दो देखते हैं। अब HCQ फार्मा लिमिटेड कैन नॉट अपॉइंट संजय एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज ही इज मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म, क्योंकि वो मैनेजिंग पार्टनर ऑफ अ फर्म है विच इज़ लीगल एडवाइजर टू इट्स एसोसिएट। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, भैया इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट नहीं है, अमाउंट तो कुछ रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट नहीं। अगर फीस चार्ज 10% या उससे ज़्यादा है, मतलब कि आपकी जो फीस चार्ज करे वो 10% या उससे ज़्यादा है ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, तो ऐसे केस में देखा जाता है। अब HCQ फार्मा लिमिटेड कैन नॉट अपॉइंट संजय एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज ही इज ए मैनेजिंग पार्टनर, ठीक है, एंड द फीस चार्ज बाय द फर्म एक्सीड द परसेंटेज एज स्पेसिफाइड ड्यूरिंग 1 आउट ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एक साल में था ऐसा ना, तो ऐसे केस में आंसर आएगा C। आपने अगर नोट किया हो तो हर एक क्वेश्चन के बाद हम जो है छोटा सा पॉज लेते थे। वो पॉज इसके लिए है कि जो अभी हमने आंसर डिसाइड किया है तो वो आंसर सही है कि नहीं है वो देखने के लिए। तो अभी तक आंसर जो चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं, ठीक है। इन केस कभी कुछ गलत हुआ या कुछ हुआ तो मैं आपको उस पर फोकस करवा कर आपको बता दूंगा, ठीक है। पर पहले हम जो है हम हमारा आंसर निकालेंगे, चेक करेंगे। वो चेक करने वाला पोर्शन इधर पॉज करके रखा हुआ है ताकि वो अननेसेसरीली टाइम नहीं लगे। एंड अगर गलत निकलता है हमारा आंसर तो हम उस पर और ज़्यादा फोकस करेंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ MNO लिमिटेड इज़ विलिंग टू अपॉइंट R। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है MNO लिमिटेड के वो चाहते हैं कि वो अपॉइंट करे R को एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो एडिशनल डायरेक्टर की बात करें तो ठीक है, बोर्ड ये अपॉइंट करते हैं और ये जो है पावर जो है बोर्ड को मिलती है वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से नहीं, वो आर्टिकल से पावर आनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखो बोल के रखा है इज साइलेंट, ओ माय गॉड ये साइलेंट है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज ऑफ द व्यू दैट द बोर्ड डज नॉट हैव पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, क्योंकि हाँ तो वो तो साइलेंट है तो फिर बोर्ड के पास पावर नहीं है। कायदे से तो सब सही चल रहा है, वैलिडेट द अबव सिचुएशन। अब यार सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, नहीं है ये पावर तो चाहिए ही चाहिए आर्टिकल से, ऐसे नहीं कर सकते कि OR से पावर ले ली। तो पावर द प्रोविजन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नीडेड कन्फरिंग द पावर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जरूरी है। देखो अब ये बोल रहे हैं कि OR जो है नीड टू बी पास, तो
तो इसकी तो कोई नीड ही नहीं है। OR के थ्रू आप जो है पावर नहीं गैदर कर सकते। स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा नहीं, ये भी एक नहीं है। ये प्रोविज़न जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होना ही चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Z इज़ प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी। तो जो Z है इज़ प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करना है जो RLP लिमिटेड है। Z इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर इन वन डोरमेंट कंपनी। अब पब्लिक कंपनी में अपॉइंट करना है, पर वो एक डायरेक्टर वन डोरमेंट कंपनी में है। तो वन डोरमेंट कंपनी है, 2 सेक्शन 8 कंपनी है और 8 पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो ऐसे करके हमारे पास होगा अभी 11, 8 पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और 9 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, तो 8 पब्लिक और 9 प्राइवेट। चलो अब 2 आउट ऑफ 9, तो ऐसे करके हमारे पास टोटल होते हैं 20। अब 2 आउट ऑफ 9 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर दी सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक। तो अब सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक है तो डीम्ड पब्लिक है। ठीक है, तो इसमें से 9 में से 2 शिफ्ट हो गए पब्लिक कंपनी की तरफ, तब हो गए 10 पब्लिक कंपनी और 7 प्राइवेट कंपनी। अब डिटरमाइन वेदर Z कैन एक्सेप्ट ए न्यू डायरेक्टरशिप इन RLP लिमिटेड। मतलब पब्लिक कंपनी में नया एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? तो वैसे तो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 10 पब्लिक कंपनी की लिमिट हो गई है और ऑलरेडी जब 10 में हो तो ज़्यादा में नहीं कर सकते। तो नो, T इज़ ऑलरेडी डायरेक्टर इन 20 कंपनीज। नहीं, हमें 20 कंपनीज नहीं देखना है, हमें देखना है कि भैया 20 में से 10 पब्लिक कंपनी है तो हम पब्लिक कंपनी में नहीं कर पाएंगे, ये सब बोलना है। T इज़ ऑलरेडी डायरेक्टर इन 10 पब्लिक कंपनी। यस, तो आप फिर नई पब्लिक कंपनी में नहीं आ पाएंगे। और ये तो 2 यस की बात करें कि आप पब्लिक कंपनी में भी आ सकते हो, तो ये तो कोई बात नहीं होती है। तो इससे हम जो है 165 एक बार देख लेते फटाफट। देखो आ गई ना बात नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की। तो 20 कंपनीज है, तो 20 कंपनीज में जो है डोरमेंट कंपनी सेक्शन 8 नहीं आता और 20 में 10 पब्लिक कंपनी होती जिसमें डोरमेंट कंपनी आता है, सेक्शन 8 नहीं आता। मतलब हम ऐसा बोल देते इसमें दोनों नहीं आती, इसमें सेक्शन 8 नहीं आता 10 पब्लिक कंपनी में, मतलब कि डोरमेंट पब्लिक कंपनी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो ये है हमारा डायरेक्टरशिप का, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको प्रोविज़न इतना ही रेलेवेंट है पढ़ने का अभी तो फिलहाल। चलो अगला क्या है कि ABC इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी विथ 14 डायरेक्टर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ABC लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, राइट, 14 डायरेक्टर है। अब दे आर विलिंग टू अपॉइंट 2 मोर डायरेक्टर। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, 2 मोर डायरेक्टर करने में मतलब वही 15 के ऊपर जा रही है बात। ठीक है, इन द कंपनी टू इनेबल द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। अब एक्स दी MD ऑफ द कंपनी ऑफ व्यू दैट अपॉइंटमेंट ऑफ 2 मोर डायरेक्टर कुड बी वायलेटिव ऑफ द प्रोविजन। ये तो वायलेशन है। तो अगर हम बात करें तो ये आप 15 से ज़्यादा में यू तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है, पर ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पे स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है, ये गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगता। ठीक है, तो इस पे नहीं लगता है, तो ये काय का वायलेशन नहीं है, तो वो कोई वायलेशन नहीं है। पर अच्छी गवर्नमेंट कंपनी होनी चाहिए, मतलब कि नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 97 एंड 132। ठीक है, अब ऐसा है तो कोई वायलेशन नहीं है। अब ये बोला है अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 15 डायरेक्टर इज अ वायलेशन, तो ये तो गलत है। ठीक है, ठीक है, ये स्पेशल रिजोल्यूशन से होगा तो ये भी गलत है। कंपनीज एक्ट इज साइलेंट, तो ये भी गलत है। गवर्नमेंट कंपनीज आर एक्सेप्टेड, गवर्नमेंट कंपनी एग्जाम्प्ट है इस प्रोविजन से, तो ये सही है, राइट। चलो, तो इस तरीके से हमारे जो है हमने 10 MCQ करे हैं। ठीक है, अब चलो, ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट, की कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स का कंप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू फ्रॉड, अ कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू रीस्टेट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपनी वॉज रिक्वायर्ड कि चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट करते हैं। ठीक है, ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 16-17 को के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट करते हैं ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है, आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर रीस्टेटेड इट वॉज फाउंड दैट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट करा, इट वॉज फाउंड दैट द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट पीरियड इज नाउ रिटायर्ड। तो जो MD है वो तो रिटायर हो चुके हैं एंड वॉज पेड एक्सेस रेम्यूनरेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख। हमने उसको 5 लाख एक्स्ट्रा देकर रखा है, तो क्या वो रिकवरेबल है? देखो क्वेश्चन ये है कि ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टन रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, तो ये चीज़ हमने पढ़ी है। ठीक है, कि आपने पहले जो भी पे करके रखा है, ठीक है, आपने एक्सेस रेम्यूनरेशन पे करके रखा है और बाद में पता चलता है कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है। ठीक है, और मतलब ये अपना लॉस ऑफ ऑफिस के केस में है कि जब लॉस ऑफ ऑफिस हुआ था आपने कंपनसेशन उसको पे करा, बाद में पता चला कि
फ्रॉड हुआ था कंपनी में, तो आपने जो कंपनसेशन पे करा है वो रिवर्स नहीं कर सकते। पर वो केस था लॉस ऑफ ऑफिस का। इधर क्या बोल के रखा है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट में है, नॉट अमाउंटिंग टू फ्रॉड। वो नॉन कंप्लायंस फ्रॉड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और रीस्टेट कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और रीस्टेट करके हमको पता चला कि जो एमडी है वो रिटायर हो चुका है, वैसे अभी रिटायर हो चुका है। देखो, तो ये कोई कंपेंसेशन नहीं है, तो रिटायर हो चुका है, उसको पेड एक्सेस रेम्यूनरेशन, उसको ज़्यादा रेम्यूनरेशन पे कर दिया। ये कंपेंसेशन नहीं, उसको तो गलती से ज़्यादा पे कर दिया, तो भैया एक्सेस रेम्यूनरेशन रिकवर करो, ठीक है। अब फिर वही इसमें अपन ने पढ़ा था कि सब्जेक्ट टू स्पेशल रिजोल्यूशन, कि अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अगर आप मना कर सकते हो तो ठीक है। तो लिखा हुआ एक्सेस रेम्यूनरेशन शैल बी रिफंड इन 2 years, ठीक है। डायरेक्टर को 2 साल में रिफंड करना है, सब्जेक्ट टू स्पेशल रिजोल्यूशन, प्लस साथ ही साथ आपको प्रायर अप्रूवल अगर ले लिए हो अगर आपने, तो फिर आप मत ही करो रिफंड। तो एक्सेस अमाउंट देखो, नथिंग कैन बी रिकवर्ड, तो ये तो गलत हो गया, नथिंग कैन बी रिकवर्ड, क्योंकि रिकवरी तो होगी। तो एक्सेस अमाउंट रिकवर कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज अ एमडी और नॉट, ठीक है। 50% और 25% वाला कोई क्लॉज बनता नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। यू आर वन सेकेंड, केपेबल लिमिटेड अपॉइंट्स विकास एज दी एमडी, तो उसने एमडी अपॉइंट किया है ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टेड हिम विद सम पावर। अच्छा, एमडी है तो ऑब्वियसली बात है पावर देंगे, विकास इज नॉट रेडी टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, तो बनती बात है एमडी है वो, तो क्यों करेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। तो ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कीपिंग इन व्यू दैट ही शैल बी इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। तो कीपिंग इन व्यू ही शैल बी इंटरेस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट, डिसाइड द एक्ट विच विकास कैन अंडरटेक। तो एक्ट बताओ जो विकास अंडरटेक कर सकता है। भाई एमडी है सब्सटेंशियल पावर से, तो बताओ कौन कौन से एक्ट कर सकता है। तो एक बार हम जो है क्विकली एमडी की तरफ देख लेते हैं। तो एमडी की बात करें तो पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल पावर, जो हमने पढ़ा था कि कंपनी के सब्सटेंशियल पावर्स एमडी को जाते हैं। तो हैविंग सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट, तो पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स सब्सटेंशियल एमडी को जाते हैं। पर जब मैनेजर होता है तो मैनेजर भी मैनेज करता है होल ऑफ द अफेयर्स, या मैनेज करता है सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स। तो मैनेजर भी मैनेज करता है, एमडी भी मैनेज करता है, तो उसके पास भी सब्सटेंशियल पावर है, और मैनेजर के पास भी जो है वो मैनेज होल्ड या सब्सटेंशियली होल्ड द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। इसलिए दोनों कभी साथ में नहीं होते, आपने अगर पढ़ा हो तो, ठीक है। अब सब्सटेंशियल पावर में क्या कवर नहीं है, ये हमने पढ़ा था, ये चीज़ जो है कवर नहीं है, तो हम ये चीज़ देख लेते हैं इसमें। तो ये पॉइंट्स में जो इधर कवर है, तो मतलब आप एमडी नहीं हो, इसके अलावा चीज़ें एमडी में आ जाएगी, जैसे ड्रॉ एंड इंडोर्स एनी चेक, तो ये सब्सटेंशियल पावर नहीं है, तो नॉर्मल पावर से, ठीक है। साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बनते हैं सब्सटेंशियल पावर, क्योंकि इसके अलावा जो ड्रॉ एंड इंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड साइनिंग ऑफ सर्टिफिकेट, तो ये जो है सब्सटेंशियल पावर्स में नहीं आते। एमडी है ऐसे अर्रे छर्रे काम थोड़ी ना करेगा। अगला अगर हम पॉइंट देखें तो यू आर अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ अ चोको चिप्स प्राइवेट लिमिटेड एंड विशेस टू अपॉइंट मिस्टर वेनिला सिक्वेरा एज एमडी, तो आप होल टाइम डायरेक्टर हो। चलो, तो यू आर अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ चोको चिप्स प्राइवेट लिमिटेड, तो यू आर अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ चोको चिप्स प्राइवेट लिमिटेड, आप प्राइवेट लिमिटेड के होल टाइम डायरेक्टर हो, एंड विशेस टू अपॉइंट वेनिला सिक्वेरा एज इट्स एमडी हु हैज अटेंड द एज ऑफ 72। अच्छा, 70+ है और आपको उसको अपॉइंट करना है एमडी। However, the board has got to know that the fact that no company shall appoint or continue employment of any person as MD, तो कोई कंपनी अपॉइंट नहीं कर सकती, ठीक है। आपको बाद में पता चल गया, एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर हु इज़ बिलो द एज ऑफ 71 ईयर, 71 से कम हो, मतलब 7, ठीक है, और अटेंड द एज ऑफ 70 ईयर, ठीक है। वो 21 ईयर्स, हाँ 21 साल से, मतलब 21 से 70 साल तक के आप अपॉइंट कर सकते हो। तो इवेल्युएट करना उस सिचुएशन को, हम जिस सिचुएशन को इवेल्युएट करते तो हमको क्या समझ में आया कि भैया 72 ईयर्स है तो ठीक है, 196(3) के अंदर ही डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाता है। पर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप अपॉइंट कर सकते हो। तो हमने पढ़ा है कि यस ही, देखो यस ही कैन बी अपॉइंटेड, अपॉइंट तो कर सकते हैं, तो यस वाले पॉइंट पर फोकस करते तो ऊपर लिखा अपॉइंट कर सकते हैं, सी में लिखा अपॉइंट कर सकते हैं, फिर स्पेशल रिजोल्यूशन, तो ठीक है। और एप्लीकेशन एनसीएलटी को, ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको एनसीएलटी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तो ठीक है, हम तो इसका आंसर सी ही है, ठीक है। ओके, तो 14th क्वेश्चन, ए वॉज अपॉइंटेड एज ए एमडी ऑफ PQR, तो जो ए अपॉइंट हुआ है एज अ मैनेजर, ए अपॉइंट हुआ है एज अ मैनेजर ऑफ PQR फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ है 20 जून 15 से, कंसिडरिंग द परफॉर्मेंस एंड डेडिकेशन बिफोर कंप्लीशन ऑफ इस टेन्योर। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि यार इसको रीअपॉइंट कर लेते हैं, तब 20 जून 15 है, तो चौथे साल से 5वें साल के बीच में आप इसको वापस रीअपॉइंट कर सकते हो।
ठीक है। तो 24 जून 2019, ठीक है, 4 साल खत्म हो जाएंगे ना, तो 4th ईयर से 5th ईयर में आप जो है इसको वापस रीअपॉइंट कर सकते हो। तो यही है कि आप किसी को 5 साल के लिए अपॉइंट करते हो तो 4th से 5th ईयर में MCQ भी है ना इस पर, तो 4th से 5th ईयर में आप इसको रीअपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, रीअपॉइंट आफ्टर 4 ईयर बट बिफोर 5 ईयर इन ऑल कंपनी, सब पे एप्लीकेबल है। ठीक है, मैं लॉकडाउन पढ़ने वाला था इसको। लॉकवर्ड सेफ्टी गियर्स प्राइवेट लिमिटेड पेज रेम्यूनरेशन टू इट्स डायरेक्टर, ईयरली बेसिस पे रेम्यूनरेशन पे करते हैं, और कंपनी के पास होल टाइम डायरेक्टर है ऑन द बोर्ड, और उसने अपॉइंट करा है एक्स को जो MD है। नाउ कंपनी हैज़ टू कीप इन माइंड that overall remuneration to the director including, अब overall remuneration to director including MD whole time director shall not exceed 11%, वो मैक्सिमम लिमिट 11% है। ठीक है, तो इजी था, कुछ तो खास नहीं है। 1 सेकेंड, देखो अब मेरा गलत निकल गया। पहला क्वेश्चन अब 15 क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन गलत निकल रहा है, इसको पढ़ते हैं, पढ़ो वापस। लॉकडाउन सेफ्टी गियर्स प्राइवेट लिमिटेड पे कर रहा है रेम्यूनरेशन डायरेक्टर को ईयरली बेसिस पे, और होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी हैज़ अ होल टाइम डायरेक्टर ऑन बोर्ड, करंटली दे अपॉइंट एक्स, उसने एक्स को अपॉइंट किया जो MD है। अब कंपनी हैज़ टू कीप इन माइंड दैट ओवरऑल रेम्यूनरेशन टू द डायरेक्टर इंक्लूडिंग MD, वो डायरेक्टर इंक्लूडिंग MD होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर शेल नॉट एक्सीड मैक्सिमम लिमिट मेंशन इन दी एक्ट इफ देयर इज मोर देन 1। ये बोल रहे हैं अगर एक से ज़्यादा MD है तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना। ठीक है, तो समझो, तो हमको समझना पड़ेगा 197 में कि ओवरऑल रेम्यूनरेशन में अप टू 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, आप पे करते हो। ठीक है, तो क्या बोला है कि ओवरऑल रेम्यूनरेशन जो है वो 11% है। ठीक है, अब बोल के रखा है कि अगर एक से ज़्यादा होल टाइम, देखो एक अगर होल टाइम डायरेक्टर MD मैनेजर हो तो ऐसे केस में रेम्यूनरेशन 5% रहता है, एक से ज़्यादा हो तो उनको 10% दे दिया जाता है। अब जब एक MD है, ठीक है, अब एक MD है तो 5% जा रहा है, तो ऐसे केस में दूसरे डायरेक्टर को कम ही जाएगा ना, 1% जाएगा। पर इन केस कभी कोई MD ही नहीं है तो ऐसे केस में 3% चले जाता है, मतलब 5, 10 और 103 करके ऐसे नाटक है। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि जब एक से ज़्यादा MD हो, ठीक है, तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना, 10%, और हमने क्या बोल दिया था, 11%। इसी क्वेश्चन को ध्यान रखना कि लॉकडाउन सेफ्टी प्राइवेट लिमिटेड रेम्यूनरेशन पे कर रहा है ईयरली बेसिस पे, होल टाइम डायरेक्टर है कंपनी के अंदर, ठीक है, और अपॉइंट करना है MD, तो 2 हो जाते हैं फिर ऐसे केस में। तो नाउ कंपनी हैज़ टू कीप इन माइंड ओवरऑल रेम्यूनरेशन टू द डायरेक्टर इंक्लूडिंग MD, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए मैक्सिमम लिमिट से। तो अगर एक से ज़्यादा डायरेक्टर है तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना है, और एक से ज़्यादा डायरेक्टर है तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन है 10%। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन। ठीक है, अब मस्ती में इसको कर दिया। अमेरिको कंपनी लिमिटेड, चलो अब क्या बोल रहे हैं ये कि अमेरिको कंपनी लिमिटेड जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है कंपनीज एक्ट में, उसको वांट्स टू अपॉइंट अश्विन एज होल टाइम डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, तो उसने अपॉइंट किया अश्विन को होल टाइम डायरेक्टर। अश्विन ट्रैवल करता है अब्रॉड फॉर अदर बिजनेस कमिटमेंट एंड यूजुअली रिसाइड आउटसाइड इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने से बाहर ही है। ठीक है, नाउ अश्विन वांट्स टू नो द एलिजिबिलिटी कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया। तो रेसिडेंट की कंडीशन क्या है भैया, 182 डेज या उससे ज़्यादा रहो इंडिया में फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर। तो यू आर क्वालिफाइड CA एंड ए डियर फ्रेंड ऑफ अश्विन, तो उसको समझाओ। तो ही शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, स्टेइंग इन इंडिया कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 मंथ। अब वो रेसिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा अगर वो कंटिन्यूस रह रहा है नॉट लेस देन 12 मंथ। अब ये देखो, अभी हमने जो 182 डेज उसके बाद जो बात करी थी वो रेसिडेंट डायरेक्टर की थी। ठीक है, और इधर जो है अगर हम देखें तो 196(3) की एक कंडीशन है कि 196(3) डिस्क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, कि वो जो 196(3) अट्रैक्ट होता है आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो। साथ ही साथ हमें शेड्यूल 5 का पार्ट 1 भी कंप्लाई करना पड़ता है, अगर आपने वो कंप्लाई नहीं करा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो शेड्यूल 5 पार्ट 1 में क्या है कि सामने वाले को रेसिडेंट भी होना चाहिए। अब रेसिडेंट होना चाहिए तो वो रेसिडेंशियल डायरेक्टर वाला जो मैंने बताया प्रोविजन वो नहीं लगेगा, उसमें ऐसा बोल कर रखा है कि एटलीस्ट 12 मंथ तो आप इंडिया में रहो फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो स्टेइंग इन इंडिया फॉर कंटिन्यूस पीरियड फॉर नॉट लेस देन 12 मंथ, मतलब कि 12 महीने से कम नहीं, 12 महीने होना चाहिए। इमीडिएटली प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, अभी तक कैलेंडर ईयर बोल दिया। अश्विन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई बोल दिया विद द कंडीशन ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया एज द कंडीशन ऑफ स्टेइंग इन इंडिया फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 मंथ। ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कैलेंडर ईयर डज नॉट अप्लाई टू कंपनी एस्टैब्लिश इन द SEZ।
वो अप्लाई नहीं होती कंपनी जो SEZ में स्टैब्लिश है। इस टाइप का कोई प्रोविज़न नहीं पड़ा है, तो ये हम नहीं देखते हैं, ये तो चूज़ नहीं करेंगे। अश्विन रेसिडेंट इन इंडिया शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। अब अश्विन पे इतना फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अश्विन होल टाइम डायरेक्टर है ना, होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किया है, तो ठीक है। फॉर उसको एलिजिबिलिटी कंडीशन चेक करनी विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर, तो हमें होल टाइम डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में देखना है। और ये जो अभी अपन अपॉइंटमेंट देख रहे हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हैं अपॉइंटमेंट का, ये हम देख रहे हैं मैनेजरियल पर्सनल का, और मैनेजरियल पर्सनल में MD होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर आते हैं, ठीक है। तो अश्विन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, स्टेइंग इन इंडिया फॉर कंटिन्यूस पीरियड नॉट लेस देन 12 मंथ, इमीडिएटली प्रीसिडेंट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, एज अ होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। तो ये जो आंसर है ये C आंसर होना चाहिए इसका, कि एटलीस्ट 12 महीने तो रहे वो इंडिया में, ठीक है। अब ये देखते हैं, अश्विन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया एज द कंडीशन फॉर स्टेइंग इन इंडिया फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 मंथ, जो नॉट लेस देन 12 मंथ, ठीक है, जो एक कंडीशन है कि आपको एटलीस्ट 12 महीने रुकना ही है, डज नॉट अप्लाई टू कंपनी एस्टैब्लिश इन SEZ। तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। इधर तो गड़बड़ इधर ही हो जाती है कि इधर प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर बोल के रखा है, कैलेंडर ईयर नहीं, हम तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देखते हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से 12 महीने तक वो रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, और 12 महीने तो होना ही चाहिए, तो ये आंसर आना चाहिए। बट ये आंसर गलत है क्योंकि इसमें एक एडिशन है कि ये जो रेसिडेंट डायरेक्टर जो 182 डेज वाला जो फंड है, सॉरी 12 महीने वाला जो फंड है, वो SEZ पे एप्लीकेबल नहीं होता, डज नॉट अप्लाई टू कंपनी एस्टैब्लिश इन SEZ, इसलिए जो है ये आंसर करेक्ट हो जाता है। और इसको ही हमने हमारे चार्ट में भी लिख दिया है ताकि हमको भी समझ में आए कि ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। चलो 17, तो 17 क्वेश्चन वापस से स्टार्ट करते हैं कि F&I लिमिटेड जो एक लिस्टेड कंपनी है, Aditya Companies Act 2013 has Mr. Abhishek, a CFO, and Mr. Abhishek has been full-time employment at F&I Limited। तो लिस्टेड कंपनी है, अभिषेक CFO है वहाँ पे, एंड अभिषेक वहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है। नाउ मिस्टर अभिषेक हैज़ बीन ऑफर्ड टू बी अ होल टाइम डायरेक्टर। अरे आप वहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो और आपको बोल दिया कि आप वहाँ पे होल टाइम डायरेक्टर बन, एक मिनट, नाउ अभिषेक हैज़ बीन ऑफर्ड टू बी अ होल टाइम डायरेक्टर एट MNN। ओके, आप MNN में होल टाइम बच जाओ, इन विच मोर देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय F&I, मतलब बोल के रख दिया है कि आप सब्सिडियरी में होल टाइम डायरेक्टर बन जाओ। तो अभिषेक सीकर एडवाइस वेदर ही कैन प्रोसीड विद द ऑफर। तो भैया देखो, CFO है कंपनी का, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, उसको ऑफर किया कि तू सब्सिडियरी का बन जाए होल टाइम डायरेक्टर। तो बोल के रखा ना, अभी अपन ने पढ़ा था ना कि अगर आप होल टाइम KMP, देखो इधर होल टाइम डायरेक्टर बोल रहा है, तो होल टाइम KMP, आप CFO थे, आप होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में थे, तो एक होल टाइम KMP जो है कंपनी में भी होल्ड कर सकता है और सब्सिडियरी में भी होल्ड कर सकता है, ठीक है। और सब्सिडियरी इंक्लूड सब्सिडियरी, तो कायदे से तो अभिषेक होल्ड कर सकता है। अब अपन देख लेते हैं कि अभिषेक मे प्रोसीड विद द ऑफर, ठीक है, सही है। यस, KMP शैल नॉट बी डिसएंटाइटल्ड फ्रॉम बीइंग अ होल टाइम डायरेक्टर इन एनी कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ऐसा बोल रहा है कि सही इसलिए है क्योंकि KMP शैल नॉट बी डिसएंटाइटल्ड, KMP को मना नहीं करके रखा है फ्रॉम बीइंग अ होल टाइम डायरेक्टर। भाई तू होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, पर तू एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन ले ले। तो ऐसा सीन नहीं है कि आप परमिशन ले लो तो आप जो है बन सकते हो, जबकि सीन ऐसा है कि सब्सिडियरी हो तो बन सकते हो, है ना। तो मे प्रोसीड माना सही है, बट इसका रीज़न, हाँ करने का रीज़न ए में अलग है। अब इधर शैल नॉट एबल टू प्रोसीड, तो ये तो गलत ही हो गया। मे प्रोसीड विद द ऑफर ऑफ होल टाइम डायरेक्टर एट MNN एज दैट कंपनी इज अ सब्सिडियरी। अब इधर रीज़न बोला है क्योंकि सब्सिडियरी है, ठीक है। और नॉट एबल, तो ये तो गलत ही हो गया, तो आंसर हो जाता अपना C, ठीक है। अपना D18 है, हसमुख लिमिटेड इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनी से होल टाइम डायरेक्टर, उसका होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर राम, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड इन दी AGM। तो होल टाइम डायरेक्टर को रीअपॉइंट करा है AGM में, हेल्ड ऑन 28 अगस्त। हसमुख लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है, होल टाइम डायरेक्टर है जो राम है, रीअपॉइंट करा है AGM में जो 28 अगस्त को हुई थी। अब राम हैज़ सर्व्ड एज होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर नियरली 4 years, और उसने 4 years तक एज अ होल टाइम डायरेक्टर सर्व करा है। एंड हिज टेन्योर फॉर ऑफिस एक्सपायर होने वाला है वो 24 दिसंबर। तो उसने करके रखा था सर्व,
तो देखा जाए तो 24 दिसंबर को अगर एक्सपायर हो रहा है तो 24 दिसंबर 2019 से 24 दिसंबर 2020 के बीच पे रीअपॉइंटमेंट होना था। पर ये जो रीअपॉइंटमेंट हुआ है ये तो 28 अगस्त 2019 हो गया, मतलब कि ये तो 1 साल से पहले हो गया। तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब फर्दर द कंपनी अपकमिंग AGM इज शेड्यूल टू बी टेक प्लेस ऑन 25 अक्टूबर एंड इन दी सेड AGM राम को रीअपॉइंट करा एज अ होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, तो एक मिनट, राम को हु हैज़ बीन रीअपॉइंटमेंट इन दी AGM हेल्ड एज 28 अगस्त 2019, राम हैज सर्व्ड एज होल टाइम डायरेक्टर नियरली 4 ईयर एंड उसका जो टेन्योर है वो 24 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। तो टेन्योर 24 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। एंड फिर कंपनी ने जो अपकमिंग AGM इस शेड्यूल टू बी टेक प्लेस और 25 अक्टूबर को राम को रीअपॉइंटमेंट करा एज अ होल टाइम डायरेक्टर फॉर हिज लास्ट टेन्योर। अब देखना पड़ेगा। द रीअपॉइंटमेंट ऑफ राम इज वैलिड इन लॉ एज रीअपॉइंटमेंट कैन बी मेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। तो रीअपॉइंटमेंट वैलिड है, ठीक है। तो रीअपॉइंटमेंट ऑफ कैन बी मेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स एट अ टाइम प्रोवाइडेड द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी प्रोवाइडेड सच अपॉइंटमेंट बिफोर 1 ईयर टू द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। अब ये रीअपॉइंटमेंट तो वैलिड लग नहीं रहा है क्योंकि वो 1 साल से पहले का है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था, अगर हम देखें कि एक्सपायरी से 1 साल पहले का तक का देखते हैं तो इनवैलिड तो लग रहा है, ठीक है। तो इनवैलिड इन लॉ एज रीअपॉइंटमेंट कैन नॉट बी मेड अर्लियर देन 1 ईयर, बनती बात है, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। एक्सपायरी से AGM अपॉइंटमेंट के 1 साल पहले का नहीं देखना है हमको, इसकी टर्म एक्सपायरी के 1 साल पहले रीअपॉइंटमेंट नहीं होना, वो 1 साल पहले के दौरान ही, वो 4th से 5th ईयर के बीच में ही रीअपॉइंटमेंट होगा। अब रीअपॉइंटमेंट वैलिड है तो ये तो गलत ही हो गया, रीअपॉइंटमेंट वैलिड है ही नहीं। रीअपॉइंटमेंट इनवैलिड है एज नो स्पेशल रिजोल्यूशन और रीअपॉइंटमेंट हैज़ बीन पास। तो यह स्पेशल रिजोल्यूशन की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो रीअपॉइंटमेंट इनवैलिड है, पर उसका कारण ये बता दिया है क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ, मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता तो वैलिड होता, तो ऐसा कुछ कारण है ही नहीं। तो ले देखिए यही है कि 4 साल 4th से 5th ईयर के बीच में रीअपॉइंटमेंट होना था और 4th ईयर से पहले ही रीअपॉइंटमेंट है, हैंस नहीं आएगा। अब MDH मसाला पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट एंटेड इनटू बिजनेस ऑफ वेरियस। अब ये जो बिजनेस है का है, चाट मसाला का है, जो विनायक है वो अपॉइंट हुआ था CFO बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो अपकमिंग बोर्ड मीटिंग शेड्यूल हो रही थी 30 अप्रैल 2020 में। तो ठीक है, तो अपॉइंटेड एज CFO फॉर द कंपनी ऑन 2 जुलाई को 17 को बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट करा, और जो अपकमिंग बोर्ड मीटिंग है 30 अप्रैल 2020 को, तो रिंकेश जो एज 55 साल का था उसको MD अपॉइंट करा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको रीअपॉइंटमेंट करा फॉर अनदर टर्म ऑफ 3 ईयर इन द सेम मीटिंग, ठीक है। फर्दर इन AGM ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन 30 जून 2020 द अपॉइंटमेंट ऑफ रिंकेश वॉज अप्रूव्ड बाय द कंपनी। 1 सेकेंड, विनायक को CFO अपॉइंट किया ऑन 2 जुलाई, ठीक है, इन दी अपकमिंग बोर्ड मीटिंग शेड्यूल ऑन 30 अप्रैल 2020, ठीक है। जो रिंकेश 55 साल का था उसको MD अपॉइंट किया, तो 2 जुलाई को तो विनायक को अपॉइंट कर दिया, और फिर उसका 2 जुलाई 17 के बाद 30 अप्रैल 2020, ठीक है, तो उसको अपॉइंट किया रिंकेश को, ठीक है, MD। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑल्सो मेड रीअपॉइंटमेंट फॉर अनदर टर्म ऑफ 3 ईयर इन द सेड मीटिंग, ठीक है, और अनदर मेड रीअपॉइंटमेंट फॉर अनदर टर्म, ठीक है, इन द सेड मीटिंग। फर्दर जो AGM हेल्ड हुई थी 30 जून को, तो 30 अप्रैल को जो हुआ था, तो 30 अप्रैल को जो हुआ था, तो जो ये अपकमिंग बोर्ड मीटिंग है, ये जो अपकमिंग बोर्ड मीटिंग है, तो बोर्ड मीटिंग में उसको MD अपॉइंट करा, ठीक है। तो BR तो पास हो गया, और फिर जो है बाद में 30 जून को जनरल रिजोल्यूशन भी, मतलब कि जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन भी पास हो गया, ठीक है। द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर रिंकेश वॉज अप्रूव बाय द कंपनी एंड द मेंबर्स ऑल्सो नोटेड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर विनायक एंड CFO फॉर अनदर टर्म ऑफ 3 ईयर, और रीअपॉइंटमेंट करा अनदर टर्म ऑफ 3 ईयर। तो वेदर रीअपॉइंटमेंट ऑफ विनायक इज वैलिड, तो देखो रीअपॉइंटमेंट विनायक का वैलिड है कि नहीं है। तो ये जो CFO को अपॉइंट किया है, तो कायदे से जो CFO है वो KMP नहीं है, वो KMP है, राइट। और जो है हम जो अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, वो अपॉइंटमेंट की बात ऐसे है कि वो लास्ट ईयर आपका टर्म का लास्ट ईयर में आपको रीअपॉइंट करना पड़ता है। तो जो टर्म का लास्ट ईयर में जो अपॉइंट करना पड़ता है वो मैनेजरियल पर्सनल के लिए है, जो कि है MD, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। तो ये तो CFO है, ठीक है। तो CFO का अपॉइंटमेंट तो वैलिड ही है, ठीक है, क्योंकि CFO में ऐसा नहीं बोल के रखा है कि तुमको लास्ट ईयर में तुमको रीअपॉइंटमेंट होना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये वैलिड है।
ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन 20 लास्ट क्वेश्चन है कि गो डेयरी कंपनी लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। सी इसके पहले के जो दो थे वो नॉट वैलिड थे, इसलिए उसको फिर नहीं पढ़ा आगे। ठीक है, चलो अब अपन 20 वाले देखते हैं कि गो डेयरी कंपनी लिमिटेड पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज एक्ट में इज इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग डेयरी प्रोडक्ट। वो तो डेयरी प्रोडक्ट सेल करती है ऑनलाइन मोड से। धवल इज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर धवल है। ठीक है, अब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड मार्च 20 ऑफिस ऑफ धवल गॉट वैकेटेड। ठीक है, ऑन अटैकिंग डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसके वैकेट हो गया ऑफिस। वी आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज हाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल फिल द वैकेंसी ऑफ धवल कंसिडरिंग द प्रोविजंस ऑफ 2000 कंपनीज एक्ट। तो ऐसा हमने पढ़ा है कि जो वैकेंसी रहती है वो 6 मंथ में फिल करनी रहती है फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। तो यही है 6 मंथ, बाकी जो 3 मंथ है ये नहीं आएगा, एंड 2 मंथ में ये नहीं आएगा, 1 मंथ नहीं आएगा, 6 मंथ से अपने को फिल करनी पड़ती। तो सी अपन ने जो है इस तरीके से ये 20 MCQs कर लिए हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे कि हम 20 MCQs का सेट बना लेते, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस होंगे तो वो देखने में भी सही लगेगा, अदरवाइज आप ही नहीं देखोगे उसको। एंड देखो सिंपल सी बात है, कोई इंटरफेस इतना कैची नहीं है कि आप देखने में मजबूर हो जाओ, क्योंकि ना तो वीडियो है, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ठीक है मजे, मतलब कि वो थोड़ा सा आपको फिर वो शॉर्ट वीडियोस ही मुझे बनाने पड़ेंगे, तब जाके वो थोड़ा सा आपको ग्रैस्प होगी, तब जाके आप थोड़ा सा अटेंशन दोगे इस पर। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव कमेंट करना हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है ना, वो हेल्प करता है वो आगे के वीडियोस को बेटर करने में। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।